हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पार्ट थर्ड वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी कारणवश। चलिए इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इसमें है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की आबादी, तो भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2%। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर परसेंट। ठीक है ना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है साक्षरता दर परसेंट, तो यह सबसे ज़्यादा है जैन में, कितना है 86%। उसके बाद ईसाई में, बाद बाकी बौद्ध, सिख, हिंदू, मुस्लिम, आप इसको एक बार देख लेंगे। मेन आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस में है, जैन में है, उसके बाद ईसाई में है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो प्रश्न है वह 65 बीपीएससी में पूछा गया है। ये साक्षरता दर वाला, ठीक है ना, 65 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम के हाशिएकरण, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक का जायजा लेने के लिए बनाई गई समिति की अध्यक्षता। ठीक है, तो देखिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है कि राजेंद्र सच्चर समिति का संबंध किससे है। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे लघु उद्योग, बैंकिंग से, या मुस्लिमों के आर्थिक संरक्षण, या मुस्लिम के हाशिएकरण से संबंधित। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद होना चाहिए राजेंद्र सच्चर का संबंध किससे है, मुस्लिम के हाशिएकरण के लिए बनाई गई समिति। ठीक है, इतना पूरा नहीं लिखेगा लाइन, बस थोड़ा ये आप कीवर्ड इसको पकड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि घेटोआइजेशन क्या है। ठीक है, घेटोआइजेशन क्या होता है कि ऐसे इलाके या बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह से समाज से कटता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे इलाके या बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहेंगे। ठीक है ना, पहली विशेषता क्या होगी कि एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एक ही समुदाय के लोग रहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे विकल्प ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? वहाँ से निकलने का कोई विकल्प नहीं मिलता है, और जिसके कारण क्या होता है, वो शेष समाज से कटते चले जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट था यहाँ पे कि भक्त कवि चोखा मेला, ठीक है? चोखा मेला की पत्नी थी जिसका नाम था सोयराबाई, ठीक है? ये महाराष्ट्र की विख्यात कवयित्री थी, वह भी महार जाति से थी, ठीक है? महार जाति से हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी महार जाति से थे, ठीक है? और उनकी जन्म अवधि भी हम लोग पढ़े थे 1891 से 1956 तक थी। किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवन अवधि। ये एनसीईआरटी का टर्म था, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना था। ये भी महार जाति के थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे की वीडियो में, ठीक है? तो भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई, आपसे पूछ सकते हैं सोयराबाई का संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है? और ये जाति नहीं पूछेगा हालाँकि आपसे, ठीक है? लेकिन पूछ सकता है कि सोयराबाई जो विख्यात कवयित्री थी, उनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका राज्य संबंध था महाराष्ट्र से, ठीक है? चलिए, उसके बाद है कबीर 15वीं सदी के कवि थे, वे पेशे से बुनकर थे। कबीर पेशे से क्या थे? बुनकर थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है ना? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम कब आया था? 1989। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं पॉलिटी की, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फैक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इसी को बस 3-4 बार आप वीडियोज़ को देखिए और इसको रिकॉल करते रहे, आपको एनसीईआरटी पॉलिटी पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना? इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिए, बाद में आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक बार आपसे निवेदन है कि आप उसको पढ़ें, आप खुद इसको जज कर लेंगे कि आप लोगों को कंटेंट ठीक मिल रही है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है? और आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी के बीच में भी ये वीडियोज़ को प्रोवाइड कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ें, ठीक है? तो हम लोग इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएँ, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एससी या एसटी के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं, ठीक है? देखिए, एससी और एसटी पे क्या होता था ना कि पहले बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, तो सरकार क्या की थी कि 1989 में अधिनियम लाई थी उनके लिए, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या है कि अगर कोई उनको, ठीक है, अखाद्य अर्थात जिस खाने को खाया ना जा सके, ठीक है? चलिए, या गंदा पानी पीने या खाने के लिए विवश करता है, तो ये अत्याचार की श्रेणी में आएगा और इसका निवारण किया जाएगा, ठीक है? किस अधिनियम के तहत? 1989 के तहत। ऐसा जो लोग करते हैं उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें सब पॉइंट इसलिए अलग-अलग लिखा गया है कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी उसको उसी को यहाँ पे लिखा गया है। सारा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये सारी आप लोगों को बात याद नहीं रहती, जो मेन-मेन था उसको लिख दिया गया है। उसके बाद एससी या एसटी, इसको बस पढ़ना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है ना? ये सारी टर्म जो है ना, इसको पढ़ना है, आप लोगों को रटना नहीं है।
चलिए, एससी-एसटी के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं अथवा देह पर रंग लगाते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में अत्यंत अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है? चलिए, यानी ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एससी या एसटी के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्ज़ा करता है या खेती करता है या अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है ना? किसी भी एससी-एसटी के भूमि पर कोई अगर अपना अधिग्रहण करता है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। एससी या एसटी के किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं, ठीक है ना? एससी-एसटी की किसी महिला के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती होने पर भी ये अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी यह अधिनियम तो बन गया है लेकिन आज भी समाज में ऐसी कुसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्किल, ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू है, ठीक है ना? 6 दिसंबर 2013, इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, रटने वाला क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग इसमें भी आप लोगों को नहीं लगा, लेकिन याद कर लीजिए, एनसीईआरटी का टर्म है, बस याद कर लीजिए। चलिए, उसके बाद है देखिए, ये जो है ना हाथ से माला उठाना, ये बिहार में अब पूरी तरह से बैन हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है ना? क्योंकि यह लोगों के अधिकारों का हनन करता था। जो भी व्यक्ति ऐसा करते थे तो मतलब उनकी मनोदशा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और ये इनकी गरिमा को भी काफ़ी ठेस पहुँचाता था, हाथ से मैला उठाना, ठीक है ना? चलिए, तो इस पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए जीवन का अधिकार, इसी के अंतर्गत है पानी का अधिकार, ठीक है ना? तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ठीक है ना? उसी तरह पानी का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र 2002 के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको बस समझना है कि जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। ठीक है? यानी प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए यानी घरेलू इस्तेमाल और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर उनको पानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का 2002 का स्टेटमेंट है, ठीक है ना? तो इसके लिए बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, हो गया। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट आया है आप लोगों का कि पोर्तो एलेग्रे शहर कहाँ है? पोर्तो एलेग्रे शहर कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। चलिए, अब देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि अगर आपसे पूछ दिया चूँकि है एनसीईआरटी का टर्म, लेकिन लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आया कहाँ से, ठीक है ना? पोर्तो एलेग्रे जब तक आप पढ़िएगा नहीं आपको पता चलेगा ही नहीं, ठीक है? ये सब टर्म, ठीक है? चलिए, तो पोर्तो एलेग्रे थोड़ा ब्राज़ील में है, चूँकि एनसीईआरटी का है तो रटना मस्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? रट लीजिए, पूछे ना पूछे बट तैयारी होनी चाहिए। सरकार द्वारा स्वच्छ पानी एवं सस्ते दरों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। चलिए, इसको नहीं देखिए, इससे रिलेटेड नहीं है। सबसे बात पहले याद रख लीजिए पोर्तो एलेग्रो शहर कहाँ पे है? तो ये है ब्राज़ील में, हो गया। उसके बाद देखिए सुलभ इंटरनेशनल क्या है? ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल। अगर आप लोगों ने मेरा करंट अफ़ेयर्स का वीडियोज़ देखा होगा, तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है? सुलभ इंटरनेशनल क्या है? गैर सरकारी संगठन है, ठीक है? गैर सरकारी संगठन है। यह क्या है? स्वच्छता की समस्या से निपटने का प्रयास है। स्वच्छता की समस्या से निपटने का प्रयास है जो निम्न जाति, निम्न आय वर्ग के लोगों की समस्या बनकर खड़ी है, ठीक है ना? देखिए, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन थे? आप लोग पढ़े होंगे, बिंदेश्वर पाठक थे, ठीक है? सुलभ इंटरनेशनल में जो बिंदेश्वर पाठक थे, उनका निधन कब हुआ था? 2023 में हुआ था, यानी पिछले वर्ष हुआ था और इस बार उनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि बिंदेश्वर पाठक जी को, स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी को इस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है ना? और बिहार सरकार ने भी इसलिए उनको काफ़ी बधाई दी है, ठीक है? ये सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता थे, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद है तो ये इस बार तो आप लोग कंठस्थ कर लीजिए कि बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है? और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। एग्ज़ाम में इस बार जिन भी विभूति को जो बिहार से है, उनको जो भी पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिला है, उसकी वीडियोज़ मैंने अवेलेबल करवा दी है करंट अफ़ेयर्स में। आप उसको अच्छे से देख लेंगे। बिहार में आयोजित होने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में से प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए। टाटा स्टील क्या है? निजी कंपनी है, इंडियन ऑयल क्या सरकारी कंपनी है, ये सब तो रटने की ज़रूरत है नहीं, पता है आपको। देखिए पावरलूम क्या है? हम लोगों ने इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ये है बिजली से चलने वाले कड़के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम लाया था, ठीक है? 2016 में, तो इसको बस एक बार पढ़ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 1986 में यह संशोधन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों के जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजन करने पर प्रतिबंध है, ठीक है ना? देखिए 1986 में क्या संशोधन किया गया है?
देखिए, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सभी व्यवसाय, जो भी बच्चे जो 14 वर्ष से कम है, ठीक है ना? और किशोर जो कि 14 से 18 वर्ष के हैं, वह जोखिमकारी व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो उनके नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, आप लोग इसमें एक रिकॉल कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 23 और 24 किसके अंतर्गत आता है? ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, ठीक है? चलिए, अनुच्छेद 23 और 24 क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। तो अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो यह बलात् श्रम, ठीक है ना? और मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाने से संबंधित है अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? एग्ज़ाम में आप लोगों ने इससे प्रश्न पूछा था, देखा ही होगा कभी। तो भोपाल गैस त्रासदी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं, तो पढ़िए अच्छे से। देखिए, यूनियन कार्बाइड ये क्या थी? अमेरिकी कारखाने थे, ठीक है ना? यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कारखाने थे, इसमें कीटनाशक बनाए जाते थे, ठीक है? चलिए, यह घटना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी में था 2 दिसंबर 1984 और कहीं-कहीं है 3 दिसंबर 1984 भी लिखा रहता है, इसलिए इस दोनों फैक्ट्स आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग जाना है, अगर एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो। इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए, ऑप्शन में मिथाइल और इथाइल दोनों रहता है, आप देखिए एमआईसी हुआ था, ठीक है ना? मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्ज़े में है। वर्तमान में किसके कब्ज़े में है? डाउ केमिकल के, ठीक है? चलिए, तो इसे चारों फैक्ट्स को आप अच्छे से देख लेंगे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 या 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि ये एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड में हुई थी, इसमें जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे, ठीक है? चलिए, उसके बाद है इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल नहीं मिथाइल, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा। एक आप लोग चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पढ़े होंगे, वो उसका संबंध किस देश से है, ठीक है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का, इसका संबंध है यूक्रेन से, इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार एग्ज़ाम में से प्रश्न पूछा गया था चेरनोबिल, मैं लिख देती हूँ चेरनोबिल। चेरनोबिल की घटना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यूक्रेन से, चेरनोबिल, ठीक है? चलिए, चेरनोबिल, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पश्चिम वर्जीनिया, तो पश्चिम वर्जीनिया कहाँ पे है? तो यह है अमेरिका में, ठीक है? पश्चिम वर्जीनिया कहाँ पे है? अमेरिका में। बस एक बार याद रख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। ये एक स्टेटमेंट है, रटना नहीं है, बस पढ़ लेना है। देखिए, इसमें क्या होता है, क्योंकि बिहार का है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के हिसाब से, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है कि इसमें क्या-क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। एक बात है, बस इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, याद नहीं ही कीजिएगा, बस पढ़ लीजिए, ठीक है? दिमाग में एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल भी नहीं डालना है। चलिए, अगला पॉइंट है सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए अच्छे से। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है? चलिए, तो आप लोगों का क्लास 8 एनसीईआरटी का आज कंप्लीट हो रहा है। इसमें जितने भी फैक्ट्स थे हम लोगों ने बस 3 दिन में ही किया है, क्योंकि बहुत बहुमूल्य समय आपका भी है, ठीक है ना? तो इतना आप पढ़ लीजिए। आप लोग क्या कीजिए ना कि अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है, जो भी आपका वीडियोज़ बाकी रह गया, उसको आप लोग क्रमवार पढ़ लें। अगर एक बार पढ़ लिए तो 2-3 बार रिकॉल कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? बाद के लिए भी कोई भी चीज़ मत छोड़िए। करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ते रहिए बीच-बीच में। जो भी सब्जेक्ट है वो 1 महीना आपके पास प्रॉपर टाइम है, इसमें आप अपना एक रूटीन बना लीजिए टीआरटी 3 के लिए। मार्च में एग्ज़ाम है तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम दें या नहीं दें। धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन आपका और टफ ही होता जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए और निकाल लीजिए, कभी ना कभी तो आपको निकालना ही है ना, तो समय से पहले निकाल लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।